अब हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू स्टूडेंट काउंसिल रूम में सबको ऑर्डर दे रही होती है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। वो बताती है कि किस तरह इस साल लड़कियां और लड़के दोनों ही एक स्कूल में आ चुके हैं, तो इस साल का स्पोर्ट फेस्टिवल कुछ ज्यादा ही अलग होगा और इसमें हमें काम भी उतना ही करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से काम करेंगे। मैंने इसके ऊपर नोट्स भी बनाए हैं, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने इन डॉक्यूमेंट्स में अपनी फोटो क्यों लगा रखी है? और ये सुन के तो शिनोबू के होश ही उड़ जाते हैं। उसने हर बार की तरह फिर से गड़बड़ कर ही दी। उसे लगानी किसी और चीज की फोटो थी, उसने अपनी लगा दी। और वहाँ से दूसरी लड़की भी बोलती है कि ये मेरे उसमें भी यही चीज है। तब वो इन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस गलती के बारे में किसी को मत बताना, मैं ऐसे जल्दी फिक्स कर दूंगी। पर लड़के तो खुशी थे क्योंकि उन्हें स्कूल प्रिंसेस की फोटो जो मिल गई। अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह पूरा का पूरा स्कूल उस पर डिपेंड होता है। सब उससे तरह तरह की मदद मांगते हैं, कोई होमवर्क में, कोई किसी अलग चीज में, और वो किसी को भी कभी मना नहीं करती, मानो ये इस स्कूल की प्रिंसेस है। तब फिर से उसके पास दो लड़कियां आके बोलती हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग है, पर हम पता नहीं लगा पा रहे क्या, और हमने बहुत कोशिश करी पर हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। तब शिनोबू फिर से बोलती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। अब शाम का सीन हो चुका था और शिनोबू अकेले जाते हुए सोचती है कि आज तो मुझ पे बहुत ज्यादा काम आ चुका है, लगता है मुझे पूरी रात भर जागना होगा। अब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाके सबको बताती है कि कल उन्हें क्या क्या चीजें करनी है। उन्हें शो अनाउंस करना है, कमेंट्री करनी है, स्कोर्स बताने हैं, और भी कई ऐसी चीजें जिनका तो अभी नाम मैं खुद भूल रही हूँ। तब रिका बोलती है कि फिर हमें काम बांट लेना चाहिए। तो कौन क्या चीज करेगा? अभी हमें स्क्रिप्ट भी तैयार करनी है कि हमें उधर बोलना क्या है। तब नैने बोलती है कि ये चीज तो पिछली बार इको और तुमने की थी। तब इको बोलती है हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हमने कितनी बड़ी गड़बड़ करी थी उस दिन, यहाँ तक कि टेनिस मैच की तो हमने कमेंट्री तक नहीं करी थी। तब शिनोबू बोलती है कि वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं कर लूंगी। तब रिका बोलती है अच्छा ठीक है, तो स्कोरिंग कौन संभालेगा? क्या नैने वो तुम कर सकती हो? पर वो बोलती है कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो ये स्कोरिंग वाला काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तब शिनोबू फिर से बोलती है कि ये भी मैं ही कर लूंगी। और ऐसे ही करते करते वो जितने भी काम बांट रहे थे, सारे काम जा रहे थे शिनोबू के पास, और वो हर काम के लिए हाँ बोल दे रही थी। तब नैने बोलती है कि तुम पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है, हमें इस बार काम अच्छे से बांट लेना चाहिए। पर शिनोबू मना कर देती है कि मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, मैंने पिछले साल भी करा था तो मैं इस बार भी कर ही लूंगी। तब अरिसु पूछता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम ब्रॉडकास्टिंग का कुछ क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से तुम्हें भी थोड़ा पुश मिल जाए। तब नन्ने बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मेड कैफे खोले। पर अरिसु साफ मना कर देता है कि मेड कैफे का ब्रॉडकास्टिंग से क्या लेना देना, और इसी तरह ये तरह तरह के बेकार आइडिया देते रहते हैं। तब शिनोबू बोलती है कि वो आइडिया तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसके बारे में सोच लूंगी। अब तो सारा काम ही इसी के कंधों पे आ चुका था। अब ये सभी लोग जाते हैं कैरियोको के लिए, पर शिनोबू मना कर देती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम था। और शिनोबू नहीं जाती तो अरिसु भी नहीं जाता, और वो पता नहीं उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मानो उसमें कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर के लिए तो शिनोबू डर जाती है, और तब वो उसके पास आके बोलता है कि अब जो यहाँ पर होने वाला है वो बस हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा, तुम ये चीज किसी को नहीं बताओगी। शिनोबू ब्लश कर रही होती है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये सच में वही करने वाला है जो मैं सोच रही हूँ। वो तो पूरी शर्म के मारे लाल हो चुकी थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब वो नोटिस करती है कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ा रखा है, और उसके हाथ में होती है एक टॉफी, और वो टॉफी नहीं एक मेडिसिन थी, मानो जापान में विक्स की तरह। तब शिनोबू बोलती है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तब अरिसु से समझाता है कि मैं सुबह से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज में कुछ चेंज है, लगता है तुम्हारा गला थोड़ा सा खराब है, तो तुम ये खा सकती हो, इससे तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। वो बोलती है कि ठीक है, पर उस सीक्रेट का क्या जो तुमने मुझसे छुपाने के लिए बोला था? तब वो उसे समझाता है कि दरअसल हम यामाबुकी फैमिली में स्वीट्स खाना मना है, और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं ये टॉफी जेब में लेके घूम रहा हूँ तो वो तो मुझे घर से लात मार के निकाल देंगे, तो प्लीज ये किसी को मत बताना, ये यामाबुकी रूल्स के खिलाफ है। अब शिनोबू सोचने लग जाती है कि सुबह से उसके पास कितने लोग आए थे, पर सब आए थे अपने मतलब के लिए। कोई उससे काम करवाना चाहता था तो कोई उससे हेल्प लेना चाहता था, पर किसी ने भी नोटिस नहीं करा कि उसका गला थोड़ा सा खराब है, सिवाय अरिसु के। तो इसे ये सोच के थोड़ा अच्छा लगा, और वो उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने नोटिस किया, सुबह से एक भी पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात पे ध्यान दिया हो। तब अरिसु बोलता है तो मैं कैसे न करता, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुनते रहता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हें देखते रहता हूँ, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि कब तुम्हारे साथ क्या चेंज हो रहा है। तब वो पूछता है कि आखिर तुम इतना ओवर वर्क क्यों कर रही हो, तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं लेती? तब वो उसे बोलती है कि बस ये मान लो कि मुझे एक ऐसी वाइस प्रेसिडेंट बनना
बनना है जिस पे सब भरोसा कर सके, और शायद मैं ये भी चाहती हूँ कि वो लोग मेरी तारीफ करें कि मैं कितना काम करती हूँ। पर अभी भी ये सच्चाई नहीं बता रही थी। तब अरिसु बोलता है कि तुम सबका क्रेडिट लेना चाहती हो। तब शिनोबू बोलती है कि ऐसा बोल के तो तुम मुझे बुरा दिखा रहे हो, पर हाँ तुम कह सकते हो। पर तब वो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरों पे भी भरोसा कर सकती हो, खासकर मुझ पे। तुम्हें मेरे सामने परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहो और मेरे साथ वो चीजें शेयर करो जो तुम सबसे छुपा रही हो। तब वो जाने लगता है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं आज रात को स्कूल में अकेले रुकूंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे कंपनी दोगे। अब अगले दिन क्या करना है और कैसे करना है ये सब डिसाइड करने के लिए ये दोनों जाते हैं लाइब्रेरी में। पर इससे पहले ये आगे की चीजें स्टार्ट कर पाए, शिनोबू उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और वो जब तक ना खोले जब तक वो ना कहे। तब अरिसु मान तो जाता है, पर वो बोलता है कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करना। और शिनोबू आराम से उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, तो तुम मुझ पे इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। पर तभी अरिसु की इंस्टिंक्ट काम कर जाती है और वो अपनी आंखें खोल देता है और वो अपने आगे देखता है शिनोबू को, जो उसे चॉकलेट खिलाने ही वाली थी। और ये देख के तो वो ऐसे डर जाता है मानो जैसे सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट देख लिया हो। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुम एक यामाबुकी को चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना एक यामाबुकी कभी चॉकलेट्स नहीं खाता। तब वो बस स्माइल करते हुए बोलती है कि माफ करना, मैं बस तुम्हारा ये रूल तोड़ना चाहती थी, पर मैं पकड़ी गई। और शिनोबू वो चॉकलेट खुद ही खा लेती है। तब वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता था कि तुम इतनी चॉकलेट खाती हो। तब वो बताती है कि हाँ, मुझे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद है। एक काउंसिल प्रेसिडेंट का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और चॉकलेट मेरे स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। पर वो सच में ही बहुत हद से ज्यादा चॉकलेट्स थी। और वो बोलता है तुम्हें पता है ना, अगर तुम खाते हुए पकड़ी गई तो वो तुम पे फाइन लगा सकते हैं। तब शिनोबू बोलती है इसीलिए मैं ये अकेले में ही खाती हूँ, तुम्हारे अलावा ये सीक्रेट मेरा किसी को नहीं पता। और वो उसे भी चॉकलेट खिलाने की कोशिश करती है ताकि वो भी किसी को कुछ ना बोले, पर वो मना कर देता है कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि एक यामाबुकी कभी चॉकलेट्स नहीं खाते। तब वो बोलती है कि अब इतना भी ड्रामे मत करो, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे वो टॉफी दी थी, तो वो तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी अगर तुम ये नहीं खाते तो? तब वो बताता है कि वो मैंने तुम लोगों के लिए रख रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऐसी चीजें साथ में रखता हूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ सके, ना कि मेरे। अब तुम्हें बात समझ में आ गई? तब शिनोबू बताती है कि काम करने के लिए बस हम दोनों हैं और हमारे पास है बस एक रात। पर तब अरिसु उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक यामाबुकी के सामने हो। हाँ, अगर कोई नॉर्मल लड़का होता तो उसे ये काम करने में सच में पूरी रात लग जाती, पर जैसे कि तुम जानती ही हो कि मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं ये सब काम जल्दी कर लूंगा। तब शिनोबू खुश होती है कि हाँ, तुम पे भरोसा करा जा सकता है। तब अरिसु बोलता है अगर तुम मुझ पे सच में भरोसा करती हो तो अब मुझे बताओ, तुम कभी अपनी मन की बात साफ से क्यों नहीं बोलती? तब वो उसे अब सच बताती है और वो उसे एक एग्जाम्पल देती है कि मानो मैं इस चॉकलेट की तरह हूँ जिसे बनाने के लिए तरह तरह की चीजें यूज करी गई हैं, कोको पाउडर, शुगर वगैरह वगैरह। और जब ये सारी चीजें साथ में मिलती है तब हमें मिलती है एक परफेक्ट चॉकलेट। और मैं भी इस चॉकलेट की तरह ही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है अगर मेरे आसपास के लोग ना हो, कि बाकी लड़कियां मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। वो अपने टैलेंट को लेके सीरियस हैं, जैसे ई को यूट्यूबिंग को लेके, नैने वॉइस एक्टिंग को लेके और रीका अपने गाने को लेकर। वो कुछ ना कुछ करते रहते ही हैं जिससे वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सके। पर मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं करी जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं अपने गोल के थोड़ा नजदीक हूँ। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनसे जेलस हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बराबरी की नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपने सपने ना पूरे करके मैं उनके सपने पूरे करती हूँ और उनकी मदद करती हूँ, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। तब अरिसु बोलता है हाँ, मैंने भी नोटिस करा है कि तुम अपने ड्रीम को लेके बिल्कुल भी सीरियसली नहीं हो, पर फिर भी तुमने कहा था कि तुम्हें एक एंकर बनना है और तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। तुम बाकियों की मदद क्यों नहीं लेना चाहती? तब वो उसे बताती है कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल भी इन चारों ने मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल संभाला था, पर नैने वो सारे स्पोर्ट्स के नाम और सब लोगों के नाम गलत लिए जा रही थी, जैसे कि वो हर बार करती आ रही है। और ईगो ने तो उधर उधर टकरा के सारे सामान ही तोड़ दिए थे। और जहाँ तक बात रही रीका की, वो तो एंड मौके पे ही बीमार पड़ गई थी, तो वो उस दिन स्कूल ही नहीं आई और वो पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल बेकार हो गया। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये सब अकेले ही कर लेती हूँ ताकि मुझे किसी पे निर्भर ना होना पड़े। और वैसे भी ये मेरा आखिरी साल होगा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में, तो मैं मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। और ये सुन के तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये तुम्हारा आखिरी साल होगा, क्या तुम स्कूल बदल रही हो? तब शिनोबू से समझाती है कि मैं स्कूल नहीं बदल रही, बल्कि बस मैं ये क्लब छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। मेरे एग्जाम में नंबर अब बहुत ज्यादा कम आते हैं और अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और जैसे कि
तुम जानते ही हो एक अच्छा एंकर बनने के लिए मुझे बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा ताकि मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ा सकूं। पर वो और भड़क जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम इतनी वीक कब से हो गई, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसे पाला हो, तुम तो मेरा नाम डुबा रही हो, थोड़ी बहादुर बनो। तब शिनोबू डरते हुए बोलती है कि तुम मेरे डैड की तरह बातें क्यों कर रहे हो। तब वो उसे समझाता है कि क्लब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई और ये साथ में भी कर सकती हो। तब वो उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा, तुम्हें पढ़ाई में मदद चाहिए मैं वो करूंगा, तुम्हें अपनी वॉइस को बेटर बनाना है मैं उसके लिए भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम अपना गोल अचीव कर सको। तो तुम ये क्लब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। क्या तुम मेरा प्रॉमिस भूल गई कि मैंने कहा था कि मैं तुम चारों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब शिनोबू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अरिसु की बातें उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। और तब अरिसु एक और चीज बोलता है कि ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम इन तीनों से नीचे हो, तुम में भी उतना ही टैलेंट है, तुम उनकी बराबरी की हो, बस फर्क इतना है उनके दिल में जो आता है वो खुल के बोल देती हैं और तुम छुपा के रखती हो। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके जितनी ही सुंदर और उतनी ही टैलेंटेड हो। अब ये बोल के तो उसका मुंह और लाल हो जाता है और वो बोलती है कि ये बस तुम मुझे मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो। पर दरअसल उसे ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो। तब अरिसु बोलता है कि तुम एक यामाबुकी पे शक नहीं कर सकती, हम कभी झूठ नहीं बोलते। पर तब शिनोबू उससे एक सीक्रेट रखने के लिए बोलती है कि हमारे बीच में जो भी बातें हुई है वो प्लीज बाकियों को मत बताना कि मैंने क्लब छोड़ने की बात करी थी और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन बाकियों से नीचे हूँ, क्या तुम मेरा ये सीक्रेट रख सकते हो। शिनोबू को ये लग रहा था कि ये सारी बातें बाकी लड़कियों को बता देगा, पर उसे यकीन दिलाने के लिए अरिसु वो करता है जो यामाबुकी खानदान में आज तक किसी ने नहीं करा, वो एक चॉकलेट खा लेता है। और तब वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास भी एक रीजन है मुझे ब्लैकमेल करने का, तो अब डील हम दोनों के बीच में है, मैं उन लड़कियों से कुछ नहीं कहूंगा और तुम मेरे परिवार वालों से कुछ मत कहना। और शिनोबू स्माइल करती है क्योंकि अरिसु ने उसके लिए अपना रूल तक तोड़ दिया। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी, पर अभी भी एक चीज बाकी थी कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या प्रेजेंट करेंगे। और शिनोबू एक आइडिया देती है। अभी तक बस हमें इतना ही बताया जाता है कि इस आइडिया में दो कप्स हैं जो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, मानो एक टेलीफोन, पर इसका क्या करेंगे वो हमें बाद में पता चलेगा। और शुरू में तो वो लड़कियां बहुत अजीब सा मुंह बनाती हैं, पर उन सबको ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब स्पोर्ट्स डे आ चुका था और अरिसु तो सारी चीजें जीत रहा था, वो रेस में सबसे आगे था। सब लोग हैरान थे कि आखिर ये इतना तेज कैसे भाग सकता है। और वो बस एक चीज नहीं कर रहा था, वो तो रेस जीतने के बाद डायरेक्ट कमेंट्री भी करने लग जाता है। सच में मानना पड़ेगा, पहले तो मुझे लगता था कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, पर ये सच में परफेक्ट है, ये सारे काम अच्छे से कर रहा था। और उधर नए सारे काम बिगाड़ रही थी, वो तो टाइम पर कमेंट्री के लिए पहुंच भी नहीं पाती। अब दूसरी गेम थी स्कैवेंजर हंट। दरअसल इस गेम में ऐसा होता है, हमें एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में जो भी लिखा होगा हमें वो चीज लेके आनी पड़ेगी और फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी, और जिसने सबसे पहले ये करा वो जीत जाएगा। तो इको भागते हुए आती है और रिका को बुलाती है कि गेम खेलने की बारी हम दोनों की है, तो जल्दी आ जाओ। और अरिसु कमेंट्री कर रहा था। अब वो दोनों पर्चियां उठा लेती हैं। एक की पर्ची में ये आता है कि उस पर्सन को लेके आओ जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, और दूसरी की पर्ची में ये लिखा था कि उस पर्सन को लेके आओ जिसकी वॉइस तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। और ये देखने के बाद दोनों भागती है अरिसु की तरफ और बोलती है कि जल्दी हमारे साथ आओ। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी पर्ची में ऐसा क्या आ गया जो तुम मुझे लेके जा रही हो, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बताता। वो बोलते हैं कि हमें रेस जीतनी है, तो जल्दी से हमारे साथ चलो। पर जब बात कंपटीशन की आती है, एक यामाबुकी पीछे नहीं रह सकता, तो वो उन दोनों को ही अपनी गोदी में उठा लेता है और भागने लग जाता है। सब हैरान थे कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, और कुछ लड़के तो जलन के मारे मर ही गए थे। पर फिर भी इन दोनों ने थोड़ी देर कर दी थी, तो ये दोनों रेस हार जाते हैं और इन दोनों से ज्यादा अरिसु को रिग्रेट हो रहा होता है। वो बेचारा तो रोने लग जाता है क्योंकि इससे पहले वो कभी नहीं हारा। हाँ, हालांकि ये उसकी गेम नहीं थी, फिर भी हार तो उसी की हुई ना। पर अरिसु अपनी दूसरी गेम के लिए भाग जाता है शिनोबू के पास, पर उन्हें पता चलता है कि उनके दो टीममेट्स तो इंजर्ड हो गए हैं। तब शिनोबू बोलती है कि हमें गेम से पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि भला दो लोगों के साथ हम ये गेम कैसे खेलेंगे। पर अरिसु मना कर देता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दो लोग हैं या फिर एक यामाबुकी कभी पीछे नहीं हटता। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं समझा दूं कि इस गेम में क्या होता है। दरअसल इस गेम में 4-5 लोग हॉर्सेस बनते हैं और एक बनता है किंग जो उनके ऊपर बैठता है। बस हमें करना ये होगा कि हम सामने वाले के सर से वो बैंड उतार देंगे और जिसका बैंड उतरा वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो
नैने की टीम तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये अरीसू कर क्या रहा है। और तब हमें पता चलता है कि अरीसू ने शिनोबू को अपने कंधे पे बिठा के रखा होता है। वो बोलता है कि मुझे टीम की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही काफी हैं इन्हें हराने के लिए। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और जाते ही नैने उससे लड़ने लग जाती है कि तुम मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ, तुम मेरे मुंह के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो। पर वो भी हटने का नाम नहीं लेता। वो बोलता है कि ये मेरी भी गेम है, भला मैं पीछे क्यों हटूं। तब वो बोलती है कि ठीक है, पर मेरी तरफ मत देखो वरना मुझे उन दिनों की याद आती है। दरअसल ये उन दिनों की बातें कर रही है जब इन दोनों ने फेक डेट करी थी उस रोल के लिए। पर अरीसू को ये समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि किस दिनों की बातें कर रही हो तुम। पर इससे पहले नैने उसे बता पाती, शिनोबू के सर से वो बैंड खींच लेते हैं और ये हो जाते हैं गेम से बाहर। अरीसू नैने के साथ बिजी था तो उसे तो रियलाइज ही नहीं होता। वो तब बाद में शिनोबू से बताती है कि हम बाहर हो गए, वो भी एक स्माइल के साथ। और बेचारा तो इस बार पागल ही हो जाता है। एक ही दिन में 2 बार हो गया जब ये एक गेम हार चुका है। पता नहीं ये अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। तो अब नैने की टीम आगे चली जाती है बाकी लोगों से लड़ने के लिए और नैने उसको पीछे मुड़ते हुए देखती है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो बोलती है कि आखिर ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज क्यों हैं? पता नहीं ये 24 घंटे एक दूसरे के पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्या ये थोड़ा दूर नहीं रह सकते? आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है? पर तब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या सोच रही है और वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। उसका और अरीसू का कुछ लेना देना नहीं है तो उसे कोई हक नहीं है कि उसके प्राइवेट लाइफ के बीच में आए। और अब नैने का ध्यान भी नहीं था तो उसकी टीम भी बाहर हो जाती है। अब हो चुका था 15 मिनट का ब्रेक। अब लगभग सारे स्पोर्ट्स हो चुके थे पर अभी ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या पेश करेंगे वो दिखाना बाकी था। तो दरअसल शिनोबू का आइडिया ये था कि हम एक माइक्रोफोन बनाएंगे कप और थ्रेड की मदद से। तो उससे होगा ऐसा कि स्कूल का कोई भी बच्चा बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे वो इस माइक्रोफोन में कुछ भी बोल पाएगा, चाहे उसे अपना कोई सीक्रेट बताना हो या फिर किसी को कन्फेस करना हो। ये सब वो कर पाएगा बिना अपना चेहरा दिखाए। तब अरीसू बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है पर तुम उनसे लेटर्स भी तो लिखवा सकती थी ना कि वो लेटर छोड़ के जाए और वो लेटर्स तुम पढ़ लो। पर तब शिनोबू समझाती है कि फिर उसका मजा ही क्या है, मजा तो तब आएगा ना जब वो अपने दिल की बातें अपने मुंह से कहेंगे। और वो बताती है कि मैंने तो पोस्टर भी बनाए हैं, अब बस हमें इन्हें जगह जगह लगाना है ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चल पाए। तुमने ये असेंबली में क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर तुम तब बोलती तब सब स्कूल को इसके बारे में पता चल पाता और ज्यादा बच्चे कन्फेस करने के लिए आते। पर इसके पीछे का रीजन नैने समझाती है। वो बोलती है कि शिनोबू गलत नहीं है। दरअसल हमारा स्कूल डेटिंग को प्रमोट नहीं करता। इधर बच्चों का डेट करना मानो एक क्राइम के बराबर है। और अगर हम टीचर्स को बताते कि हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में मन की बातें बता रहे हैं तो पक्का कई बच्चे ऐसे होते जो अपना प्यार कन्फेस करते और इसे रोकने के लिए टीचर कुछ भी करते। तो शिनोबू ने सही करा, उन्हें नहीं बताया। हाँ, हालांकि उन्हें अभी भी तो पता चल जाएगा पर बस फर्क इतना होगा अभी वो इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। पर तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस चीज को नहीं रोक सकते? और तुम्हें सच में ये लगा कि हमें कभी पता नहीं चलेगा? और शिनोबू की हालत खराब हो जाती है। फिर हमें रिवील होती है कि पीछे खड़ी होती है उनकी टीचर लेमन चान, जो इस ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेन टीचर थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।